अभी हम लोगों ने ये 6 तक जो देखा है उस 6 से आगे हम लोग देख रहे हैं। अब 7 में है उपु पधमानिया नाम ओष्ठौ। उपु, यहाँ आप इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा उपु पधमानिया नाम ओष्ठौ। उपु, उ है, कहने का मतलब कि उ हो गया। उ में दोनों समझना है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ठीक है। तो उ में आ गया उ, इसके बाद है पवर्ग पु, फिर पवर्ग हो गया। पवर्ग में कौन कौन सा आता है, और ये प फ ब और फिर भ, ये पूरा जो है आपको पवर्ग में आ गया। तो उ हो गया, पवर्ग हो गया और उपधमानीय वर्ण। तो ये जो देख रहे हैं आप, उकार, इसके बाद पवर्ग मतलब प फ ब भ, इसके बाद उपधमानीय, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो जो है क्या है, ओष्ठ है। मतलब हमारे दोनों ओष्ठों की सहायता से हम लोग इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। जैसे ऊ कहते हैं, ऊ, तो ऊ जब कहते हैं तो इसमें क्या है कि आपको ओष्ठ का मदद हमको लेना पड़ता है, तभी हम ऊ का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से पवर्ग में प, फ, ब, भ, तो ये जो आप देख रहे हैं जो पवर्ग का हम उच्चारण किए पूरे प के वर्गों का, इसके ग्रुप का, तो उसमें भी आपको पवर्ग में हमें ओष्ठ का मदद लेना पड़ता है, दोनों ओष्ठों का मदद लेना पड़ता है, तभी इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। उस प्रकार से उपधमानीय वर्ण भी, जो कि प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, एक्चुअली उसका प्रयोग हम लोग वेदों में ज़्यादा देखते हैं, जहाँ की विसर्ग का उच्चारण करने में हमें काफ़ी अर्ध विसर्ग का हमें उच्चारण करना पड़ता है। तो उसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में बहुत न के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो अधिकतर हम लोग इसी को यही देखेंगे। इसके बाद आगे है 8वां, वो है वकारस्य दंतुष्ठम। वकारस्य, जैसा कि यहीं पर क्लियर पता चल रहा है, वकार, वो कार मतलब अकार, ईकार, ऊकार, है ना, उस प्रकार से होता है वकार। तो वो मतलब सिर्फ वो, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वह लिखा हुआ, वह जो है कहता है इस व का उच्चारण किसकी सहायता से हम लोग करते हैं, कहता है दांत और ओष्ठ। मतलब जिह्वा जब दंत को टच करते हुए जब ओष्ठ को हम फोल्ड करते हैं, तब इस प्रकार से जो ध्वनि जो बाहर, जो हवा जो बाहर आती है, तो किस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करती है, वो व का करती है। वो आप यदि वो बोल करके देखेंगे वो, तो इसमें आपको दांत जिह्वा दंत की ओर जाते हुए दोनों ओष्ठों को वो सटाती है, तब जो है आपका व का उच्चारण होता है। अगला है फिर केवल जो मैंने शुरू में मैंने जो चर्चा किया था आपको कि हर एक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, जो 5वां वर्ण है, जैसे चवर्ग का य, पवर्ग का म, कवर्ग का अंग, टवर्ग का मूर्धन ण और तवर्ग का दंत न। तो ये जो देखते हैं यमंग नना नाम नासिका च, यमंग य मंग नना नाम, इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, य मंग नना नाम, यमंग नना नाम। मैंने नीचे लाइन दे दिया है, सिर्फ इतने इतने वर्णों को आप तोड़ तोड़ करके पढ़ें तो आपको याद करने में, सूत्र को याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सुविधाजनक होगी। तो यमंग नना नाम नासिका च, अर्थात य म अंग ण न, इन सभी वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, नाक की सहायता से। मतलब हवा जो प्राणवायु जो हमें बाहर जब आती है, तो उस प्राणवायु जब वो बाहर आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इन सभी जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं, इनको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, जैसे कवर्ग है, पवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, ये सभी जो वर्ग हैं,
व्यंजन वर्णों का, तो कहते हैं हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग नाक की सहायता से करते हैं। तो हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको यदि हम लोग नाक को बंद कर दें, इसके बाद हम लोग य, अंग, म इत्यादि वर्णों का यदि हम उच्चारण करना चाहें तो नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको नाक की सहायता लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ध्वनि जो है, हवा जो है मुंह के साथ साथ वो नासिका के द्वारा भी बाहर की ओर आती है, तब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। हमें लगता है कि ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद भी यदि आपको कहीं कुछ अगर डाउट हो तो आप ज़रूर उसको हमें कमेंट के माध्यम से आप हम तक अब टिप्पणी करें, उसमें आपकी जो समस्या है उसको आप हमारे इस ओझा सर क्लासेस में आप उसको कमेंट करके अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो अभी हम लोगों ने इस प्रकार से ये पूरे के पूरे सूत्र यदि आप याद कर लेते हैं तो जितने आपको स्वर वर्ण हैं और व्यंजन वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ इसको कंप्लीट कर लेने के बाद 5 नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आपको वर्णोच्चारण से संबंधित प्रश्न पत्र आपको एग्जामिनेशन में होते हैं। एक बार सिर्फ आपको मेहनत करना है कि किस तरह से आप उसको तोड़ तोड़ करके सारे सूत्रों को रट जाइए। जैसे हम लोग फार्मूला को रटते हैं उस तरह से एक बार आपको उसको जिह्वा पर सिर्फ उस पर बैठा लेना है, याद कर लेना है। वो पूरे आजीवन आपको काम देगा, हमेशा काम देगा, आपको काम देगा, आपके घर में आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इन चीज़ों को बता सकते हैं, और आगे भी हमें कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ते ही रहती है। तो इस प्रकार से हम ये सारा का सारा जो है आप 9 नंबर तक आप पहुंच गए हैं, सूत्रों को लेकर के हम लोग पहुंच चुके हैं और उनकी व्याख्या आपके सामने है। इसे आप हर हाल में तैयार कर लें। और तब जो है अब हम लोग आगे, चूँकि वर्णों का परिचय हम लोग जान लिए, तो अब हम लोग संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा संधि से संबंधित। तो फिर हम लोग पहले तो मैं चाहूँगा कि इसको आप तैयार कर लें, फिर इसके बाद हम लोग संधि को अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।